who presented the observational evidence for expanding universe। दोस्तों वो कौन थे जिन्होंने ऑब्जर्वेशनल पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद एविडेंस पेश किए, तथ्य पेश किए फॉर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ब्रह्मांड के परमानेंटली एक्सपेंडिंग फैलने के लिए किसने एविडेंस पेश किए थे दोस्तों? वो थे अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हब्बल। कौन थे दोस्तों? अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हब्बल। सेकंड है हु डिस्कवर्ड द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। दोस्तों एंड्रोमेडा गैलेक्सी की खोज किसने की थी? जो हमारी एक अलग से आकाशगंगा है दोस्तों। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? आवर गैलेक्सी इज अ मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या दोस्तों? मिल्की वे है। और दोस्तों दूसरी जो गैलेक्सी है एक एंड्रोमेडा है, इसकी खोज किसने की थी? एडविन हब्बल ने। हु सेड दैट एवरीथिंग इज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। दोस्तों यूनिवर्स में हर चीज एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये किसने कहा? एडविन हब्बल ने। फोर्थ है हमारा क्वेश्चन हब्बल्स फॉर्मूला। हब्बल्स फॉर्मूला क्या है दोस्तों? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। दोस्तों इसे मैं अभी समझाता हूं क्या है ये। दोस्तों ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। आपको जो यूनिवर्स है, बिग बैंग थ्योरी है, उसके बाद जिसे एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस कहते हैं, उसको समझने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि ना जो यूनिवर्स है हमारा वो परमानेंटली फैलता जा रहा है। जैसे एक गैलेक्सी है, एक स्टार है, दूसरा स्टार है, और एक गैलेक्सी है, दूसरी गैलेक्सी है, एक दूसरे से बहुत लाइट की स्पीड से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ती जा रही है। परमानेंटली फैल रहा है जो हमारा यूनिवर्स है दोस्तों। तो अगर हम इस बात को समझेंगे इस फॉर्मूले से, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है दोस्तों। ठीक है, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका हटाएं तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी दोस्तों बराबर होती है हब्बल कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस। हब्बल कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस। तो दोस्तों वेलोसिटी क्या है हमारी? जिस प्रकार अगर हम देखें कोई कार की भी वेलोसिटी हो सकती है दोस्तों। स्पीड और वेलोसिटी में दोस्तों थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई चीज यहां पर मूव कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी स्पीड है, मान लो कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रही है तो ये एक, अगर यहाँ पर वो जा रही है तो ये स्पीड है, यानी कि हम बोल सकते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जा रही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम बोलें कि ये ऐसे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करती है और यहाँ से सीधी चली जाती है कोई चीज़, तो यहाँ पर इसमें वेलोसिटी है दोस्तों, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो गई है दोस्तों। तो वेलोसिटी स्पीड से डिफरेंट होती है। अभी देखते हैं दोस्तों जो वेलोसिटी है, ठीक है, अभी आप स्पीड मान सकते हैं इसको समझने के लिए, लेकिन वेलोसिटी स्पीड से डिफरेंट होती है। इसे मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा। तो वेलोसिटी क्या है दोस्तों? बराबर होती है हब्बल कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस। दोस्तों जो डिस्टेंस होती है इसको पारसेक में मापते हैं, पारसेक में मापा जाता है। जो यूनिवर्स होता है बहुत बड़ी डिस्टेंस के लिए पारसेक यूनिट यूज की जाती है। तो दोस्तों हब्बल कांस्टेंट क्या है? ये हमारे पास आपको पता है हब्बल कांस्टेंट H होता है, इसे H, ये इसके पैर में दोस्तों 0 लगा दी जाती है, इससे इसे डिनोट किया जाता है हब्बल कांस्टेंट को। इसकी वैल्यू मैंने बताई आपको 70.6 किलोमीटर प्रति सेकंड पर मेगा पारसेक। दोस्तों मान लेते हैं ये पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी है, यहां पर यूनिवर्स हमारा परमानेंटली एक्सपेंड हो रहा है, फैलता जा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन उठता है किस स्पीड से फैल रहा है?
किस स्पीड से फैल रहा है ये हम कैसे निकाल लेंगे। मान लेते हैं पृथ्वी है हमारी, इट इज़ आवर अर्थ, और ये हमारा है मान लो कोई अदर स्टार है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई अदर स्टार है। तो दोस्तों ये अर्थ से ये वाला स्टार कितनी स्पीड से दूर जा रहा है, ठीक है, ये इधर जा रहा है और ये वो इधर जा रहा है, एक दूसरे से अपोजिट साइड में फैल रहा है यूनिवर्स। तो हमारे अर्थ से ये स्टार कितनी स्पीड से दूर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी है इसकी। तो मान लेते हैं यहाँ से डिस्टेंस है 1 मेगापार्सेक, 1 मेगापार्सेक है। तो दोस्तों हम निकालेंगे वेलोसिटी इसकी। वेलोसिटी क्या होती है, हब्बल कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने 1 मेगापार्सेक है, हब्बल कांस्टेंट 70.6 इंटू 1 मेगापार्सेक, तो कितना हो गया 70.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फैल रहा है। इतनी रफ्तार से यानी कि 70 किलोमीटर, लगभग 70 किलोमीटर एक सेकंड में दूर जा रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है ना दोस्तों। अभी देखते हैं हम, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ये हमारी अर्थ है और मान लीजिए एंड्रोमीडा गैलेक्सी है, एंड्रोमीडा गैलेक्सी है ये हमारे अर्थ से कितनी स्पीड से दूर जा रही है, कितनी वेलोसिटी के साथ दूर चली जा रही है। ये देखते हैं दोस्तों कितनी एक्सपेंडिंग वेलोसिटी है इसकी। तो दोस्तों मान लेते हैं 10 मेगापार्सेक डिस्टेंस है अर्थ और एंड्रोमीडा के बीच में। तो देखते हैं दोस्तों इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी हमारे पास होगी हब्बल कांस्टेंट 70.6 इंटू 10 मेगापार्सेक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस रख दी, तो यानी कि ये हो जाएगा 706 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यानी कि डायरेक्टली हम कह सकते हैं वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस। अगर वेलोसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी जितनी डिस्टेंस होगी। हमारा यूनिवर्स एक्सपेंडिंग होते जा रहा है, उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारा 5th पॉइंट है, हु गेव द जियोसेंट्रिक थ्योरी। दोस्तों फर्स्ट टाइम किसने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी। जियोसेंट्रिक मीन्स, जियो मीन्स अर्थ यानी कि पृथ्वी, और सेंट्रिक मीन्स सेंटर, यानी कि पृथ्वी ही पूरे यूनिवर्स का सेंटर है। ये किसने कहा था दोस्तों कि हमारे सोलर सिस्टम का ये यूनिवर्स का सेंटर है। किसने कहा था, टोलमी जी ने। किसने कहा था दोस्तों, यहाँ पी साइलेंट रहेगा तो टोलमी प्रोनाउंस करेंगे इनको हम। टोलमी जी ने कहा था 140 एडी की बात है दोस्तों, यानी कि 1 ईस्वी के लगभग 140 साल बाद, आफ्टर डोमिनी। तो दोस्तों इसमें क्या है, टोलमी जी ने कहा था, जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, यानी कि पृथ्वी को, जियो को सेंटर माना था इन्होंने। उसके बाद हमारा 7th पॉइंट आता है दोस्तों, हु गेव द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। दोस्तों हेलियो का मीन्स होता है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर मीन्स सन, रिंग ऑफ फायर मीन्स सन, और सेंट्रिक मतलब सेंटर। तो इन्होंने, किसने माना था दोस्तों कि पृथ्वी नहीं सेंटर तो सन है, कोपरनिक्स ने। दोस्तों इसके लिए इनको फांसी भी दे दी गई थी, कोपरनिक्स जी को इस बात के लिए फांसी दे दी गई थी। 1543 ईस्वी की बात है दोस्तों, ये कब की बात है, 1543 ईस्वी की। इसके बाद हमारा 8th पॉइंट आता है, हु सेड फर्स्ट टाइम सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ गैलेक्सी। दोस्तों सबसे पहले गैलेक्सी वर्ड यानी कि गैलेक्सी का एक पार्ट होता है हमारा सोलर सिस्टम। ये कहा था ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ये ब्रिटेन के, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, हर्शले, जिनको हम हर्शले प्रोनाउंस करते हैं,
हर्शेल जी थे, इन्होंने कहा था कि गैलेक्सी सोलर सिस्टम इसका पार्ट होता है। गैलेक्सी का पार्ट, आकाशगंगा का पार्ट एक सोलर सिस्टम होता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, हमारा जो सन है उसका एक सोलर सिस्टम है वो हमारा, जिसमें हमारे 9 ग्रह आते हैं। अभी 8 हम मानते हैं उनको, 8 ग्रह हमारे आते हैं और एक सन मेन सेंटर है हमारा। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। और हमारी गैलेक्सी क्या है दोस्तों? हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, तो उसी का हमारा पार्ट है सोलर सिस्टम। तो हु सेड सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, नॉट यूनिवर्स? केपलर। दोस्तों ये पूरी तरह से क्लियर किसने किया कि सन इज अ सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम नॉट अ यूनिवर्स। पहले माना जाता था कि यूनिवर्स का ही सेंटर है सन, लेकिन इसने कहा सन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, ये किसका है दोस्तों? सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये केपलर जी ने 1609 ईस्वी में कहा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एडविन हब्बल जी ने किस प्रकार डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हुए यह सिद्ध किया कि यूनिवर्स परमानेंटली फैलता जा रहा है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग कॉन्टिन्यूसली। तो देखते हैं दोस्तों, डॉपलर इफेक्ट रेफर्स टू चेंज इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। डॉपलर इफेक्ट refers to change in wavelength or frequency during the relative motion between the wave source and its observer। दोस्तों जो वेव सोर्स है, जहां से वेव उत्पन्न हो रही है, वहां से लेकर जहां तक ऑब्जर्वर उसको मान लेते हैं सुन रहा है, वहां तक जो भी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंज आ रहा है उसकी मोशन की वजह से, ठीक है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंज आ रहा है उसकी मोशन की वजह से। अभी दोस्तों मैं क्लियर करता हूं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। पहले आप देखो कि ये मान लो सोर्स है, सोर्स ऑफ वेव। दोस्तों तरंग होती है, सोर्स ऑफ वेव है हमारे पास, और ये मान लेते हैं ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर, ये कोई ऑब्जर्वर है, आप हैं यहां पर, आप सुन रहे हैं इस वेव को, ठीक है दोस्तों? तो आप देखेंगे कि जो वेव यहां से निकलेगी वो ठीक ऐसे आती होगी, ठीक है? तो दोस्तों ये जो वेवलेंथ का एम्पलीट्यूड, इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जितनी हाइट तक वेव जाए ऊपर नीचे, इसे क्या बोलते हैं हम? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट एम्पलीट्यूड से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं वेवलेंथ। ये क्या हुई? हमारी वेवलेंथ हुई। अब हम देखते हैं, आपको समझ आ गया दोस्तों वेवलेंथ क्या है? अब ये जो तरंग है हमारी, ये जो वेव है, इसके एम्पलीट्यूड से सेकंड एम्पलीट्यूड तक ये जो हमारी लेंथ है इसे वेवलेंथ कहते हैं। और दोस्तों एक सेकंड में किसी वेव द्वारा की गई कुल कंपन, एक कंपन, दो कंपन, की गई कुल कंपन की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में की गई कुल कंपन की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्तों? 1/, वेवलेंथ होती है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ घट जाएगी। इसको ऐसा मान लेते हैं यहाँ 10 है और वेवलेंथ 2 है हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा, ठीक है?
यानी कि वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 5। मान लेते हैं दोस्तों हमने इसको घटा दिया, ये 10 ही रहा और यहाँ पर हमने इसको घटा दिया वेवलेंथ को, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी दोस्तों। और वेवलेंथ को बढ़ा दो, यहाँ 10 ही रहेगा, वेवलेंथ को कर दो आप 10, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 बची। तो दोस्तों अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घट जाएगी। अब दोस्तों इसको दूसरे तरीके से समझना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। मान लेते हैं दोस्तों आपके पास स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है आपके पास, ये वाला स्प्रिंग है आपके पास। दोस्तों आपने इस स्प्रिंग को खींचकर कुछ ऐसा कर दिया, ये स्प्रिंग था, आपने खींचकर ऐसा कर दिया। दोस्तों ये स्प्रिंग है जो यहां पर मान लेते हैं 1 2 3 4 फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और यहाँ पर दोस्तों फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन वेवलेंथ बढ़ गई है, और यहाँ पर वेवलेंथ छोटी है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन वेवलेंथ कम है, यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई और यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज हुई। दोस्तों ये तो पता चल चुका है आपको कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और वेवलेंथ क्या होती है। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, आपने एक स्प्रिंग लिया, वो स्प्रिंग जब इकट्ठा है तो दोस्तों क्या है, नंबर जो वायर हैं वो ज़्यादा चमक रही हैं आपको, तो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और दोस्तों अगर वायर को आप ऐसे खींच दें तो सीधी हो जाएगी, उसमें जो बैंड हैं वो कम रह जाएंगे, यानी कि वेवलेंथ बढ़ चुकी है, वायर के बीच की दूरी बढ़ चुकी है, लेकिन जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। अभी दोस्तों देखते हैं, ये हमारा डॉपलर इफेक्ट था। अभी हम देखते हैं इसके थ्रू एडविन हब्बल जी ने किस प्रकार सिद्ध किया कि यूनिवर्स परमानेंटली एक्सपेंड हो रहा है। देखते हैं दोस्तों, एडविन हब्बल जी ने क्या किया, एक प्रिज्म लिया दोस्तों, यहाँ से उसने लाइट को गुजारा, प्रिज्म में से लाइट को गुजारा, तो उसने देखा कि लाइट 7 कलर्स में डिवाइड होगी। कितने कलर में डिवाइड होगी लाइट दोस्तों, 7 कलर में। लाइट 7 कलर में डिवाइड हो गई। किस में से गुजारा, प्रिज्म में से लाइट को गुजारा, उसने देखा लाइट 7 कलर में डिवाइड हुई। वो 7 कलर कौन से थे दोस्तों, इसको विब ग्योर से नाम याद रखना, विब ग्योर। तो इसने देखा कि जिसकी वेवलेंथ सबसे जब वेवलेंथ ज़्यादा थी तो क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी कम थी, यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा है इसकी, और रेड की सबसे कम वेवलेंथ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे पास ये स्पेक्ट्रम बना, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पेक्ट्रम। और यहाँ से ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है और यहाँ से क्या दोस्तों, स्कैटरिंग हुई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोस्तों स्कैटर होना कुछ नहीं होता, फैलना होता है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई और आफ्टर स्कैटरिंग ऑफ लाइट वी कैन गेट अ स्पेक्ट्रम। दोस्तों ये स्पेक्ट्रम है, इसके आधार पे एडविन हब्बल जी किस प्रकार सिद्ध करते हैं कि हमारी गैलेक्सीज, हमारा यूनिवर्स परमानेंटली फैलता जा रहा है, यही मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, ये स्पेक्ट्रम जो बनाया था मैंने, इसमें क्या देखा एडविन हब्बल जी ने कि जब ये कोई स्टार है और यहाँ पर हमारी अर्थ है, जब दोस्तों क्योंकि स्टार
परमानेंटली कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर होता जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स। तो दोस्तों जब दूर होता जाएगा, जब सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ सोर्स है लाइट का, जब दूर हो रहा है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी घटती चली जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। तो दोस्तों सोच के देखो, इस प्रिज्म तक कौन से रंग की, कौन से कलर की लाइट पहुंचेगी, वायलेट या रेड। दोस्तों ऑब्वियसली यहां पर हमारी रेड कलर प्राप्त होगा, यानी कि स्पेक्ट्रम कौन सा प्राप्त होगा, स्पेक्ट्रम हमें रेड प्राप्त होगा। तो इसमें स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दिया, तो इसे बोलते हैं रेड शिफ्ट इफेक्ट। अब दोस्तों मान लेते हैं ये स्टार एक्सपेंड ना हो, मान लेते हैं ये स्टार एक्सपेंड ना हो और ये अर्थ की तरफ आ रहा है, तो दोस्तों यहां पर वेवलेंथ बढ़ती जा रही है और फ्रीक्वेंसी घटेगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, हमें वायलेट कलर की तरफ बढ़ती दिखेगी, यानी कि वेवलेंथ बढ़ रही है, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, देन वी विल फाइंड वेवलेंथ इज इंक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो दोस्तों उससे क्या होगा, हम जो ये लेते हैं ना दोस्तों विबग्योर में वीब आता है, तो हम इसे ब्लू लेते हैं, तो ब्लू शिफ्ट इफेक्ट बोलते हैं इसे, ब्लू शिफ्ट इफेक्ट, क्योंकि इनका जो ये वीब होता है ना, इसमें इनकी फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है इनमें लगभग सेम इफेक्ट होता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, इसलिए हम ब्लू को ले लेते हैं। तो दोस्तों रेड शिफ्ट इफेक्ट के आधार पर एडविन हब्बल जी ने ये सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार हमारा यूनिवर्स, हमारी गैलेक्सीज फैलती जा रही हैं। ठीक है दोस्तों।